नमस्कार मित्रों। प्रस्तुत है द अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलर रिच डैड्स पुअर डैड्स के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी की कलम से एक नई पुस्तक रिच डैड्स रिटायर यंग रिटायर रिच, हाउ टू बिकम रिच का भाग 1 प्रस्तावना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। प्रस्तुत है पुस्तक रिच डैड्स रिटायर यंग रिटायर रिच। प्रस्तावना। डेविड गोलियत को कैसे हरा पाया। रिच डैड को डेविड और गोलियत की कहानी बहुत पसंद थी। मुझे लगता है शायद वे खुद को डेविड मानते होंगे क्योंकि उन्होंने भी शून्य से शुरुआत की थी, लेकिन बाद में इतने ऊपर उठ गए कि व्यावसायिक जगत के बड़े बड़े सूरमाओं से टक्कर लेने लगे। अमीर डैडी ने कहा था, डेविड गोलियत को इसलिए हरा पाया क्योंकि वह लीवरेज की शक्ति का इस्तेमाल करना जानता था। एक युवक और एक साधारण गुलेल डरावने दैत्य गोलियत से ज़्यादा ताकतवर निकले। यही लीवरेज की शक्ति है। इससे पहले मैंने कैश फ्लो की शक्ति पर पुस्तकें लिखी हैं। अमीर डैडी ने कहा था, कैश फ्लो धन की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शब्द है लेवरेज। उन्होंने यह भी कहा था, लेवरेज की वजह से ही कुछ लोग अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी नहीं बन पाते हैं। अमीर डैडी ने आगे स्पष्ट किया कि लीवरेज एक शक्ति है और यह शक्ति या तो आपके पक्ष में काम करती है या फिर आपके विरोध में। चूँकि लीवरेज शक्ति है इसलिए कुछ लोग इसका सदुपयोग करते हैं, कई इसका दुरुपयोग करते हैं और बाकी इससे डरते हैं। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के 5% से भी कम लोग ही अमीर हैं क्योंकि सिर्फ 5% ही लीवरेज की शक्ति का सदुपयोग करना जानते हैं। कई लोग अमीर बनना तो चाहते हैं लेकिन इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे इस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, और ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि वे लीवरेज की शक्ति से डरते हैं। लीवरेज के कई प्रकार हैं। लीवरेज का एक जाना पहचाना तरीका है पैसे उधार लेना। आज हम जान गए हैं कि इस शक्तिशाली लीवरेज के दुरुपयोग से कितनी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। लाखों करोड़ों लोग वित्तीय दृष्टि से बुरी हालत में हैं क्योंकि वे कर्ज के लीवरेज की शक्ति का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। कर्ज के लीवरेज के दुरुपयोग के कारण कई लोग अब इस तरह के लीवरेज से डरने लगे हैं और यह कहने लगे हैं, अपने क्रेडिट कार्ड फाड़ डालो, अपना हाउस लोन पटा दो और कर्ज से मुक्त हो जाओ। मेरे अमीर डैडी ने हंसकर कहा था, क्रेडिट कार्ड फाड़ देने से आप अमीर नहीं बनेंगे। अपने क्रेडिट कार्ड फाड़ने पर तो मुझे सिर्फ अफसोस होगा। बहरहाल अमीर डैडी यह भी मानते थे कि अगर आप कर्ज के लीवरेज की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अपने क्रेडिट कार्ड फाड़ डालने चाहिए, अपना हाउस लोन पटा देना चाहिए और कर्ज से बाहर निकल जाना चाहिए। वे कहते थे, कुछ लोगों को क्रेडिट कार्ड देना शराबी के हाथ में भरी बंदूक थमाने जैसा है। शराबी के आसपास का हर व्यक्ति खतरे में है, जिसमें खुद शराबी भी शामिल है। अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे कर्ज के लेवरेज की शक्ति से डरना नहीं सिखाया। उन्होंने तो हमें यह सिखाया कि हम कर्ज के लीवरेज की शक्ति से लाभ कैसे उठा सकते हैं। इसीलिए वे अक्सर कहते थे, कर्ज अच्छा और बुरा दोनों तरह का होता है। अच्छा कर्ज आपको अमीर बनाता है और बुरा कर्ज आपको गरीब बनाता है। अधिकांश लोगों पर बुरे कर्ज का बोझ लदा हुआ है, जबकि बहुत से अन्य लोग कर्ज के डर में जी रहे हैं तथा कर्ज मुक्त रहने पर गर्व महसूस कर रहे हैं, अच्छे कर्ज से मुक्त रहने पर भी। इस पुस्तक में आप पाएंगे कि कर्ज में डूबकर मैं और मेरी पत्नी किम युवावस्था में अमीर बनकर किस तरह रिटायर हुए। हम अच्छे कर्ज में डूबे थे और उसने हमें अमीर तथा वित्तीय रूप से स्वतंत्र बना दिया। दूसरे शब्दों में, हमने लीवरेज की शक्ति का सदुपयोग किया। ध्यान रहे, हमने इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया था, न ही हम इससे डरे। इसके बजाय हमने लीवरेज की शक्ति का सम्मान किया और सावधानी तथा समझदारी से इसका प्रयोग किया। क्या हर व्यक्ति अमीर बन सकता है?
अपनी पहली पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के रिलीज़ होने के बाद से मैं सैकड़ों इंटरव्यू दे चुका हूँ। उनमें अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा जाता है, क्या आप सोचते हैं कि हर व्यक्ति अमीर बन सकता है? मैं जवाब देता हूँ, हाँ, मुझे यकीन है कि हर व्यक्ति में अमीर बनने की क्षमता होती है। इस बिंदु पर अक्सर मुझसे पूछा जाता है, अगर हर व्यक्ति में अमीर बनने की क्षमता है तो फिर इतने कम लोग ही अमीर क्यों बन पाते हैं? मेरा जवाब आमतौर पर यह होता है, इस सवाल का जवाब देने के लिए अभी पर्याप्त समय नहीं है। वैसे अगर वे ज़्यादा जोर डालते हैं तो मैं इस तरह की बात कह सकता हूँ कि इसके कई जवाब आपको रिच डैड सीरीज़ की मेरी पहली 4 पुस्तकों में मिल जाएंगे। अगर इंटरव्यू लेने वाला पीछे ही पड़ जाए तो वह इस तरह का सवाल पूछ सकता है, आप हमें सारे जवाब कब देंगे? मैं कहता हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी के पास सारे जवाब हैं। हालांकि मेरे पास सारे जवाब नहीं हैं, लेकिन आखिरकार मुझे रिच डैड सीरीज़ की यह 5वीं पुस्तक आपके सामने लाने में खुशी हो रही है। यह पुस्तक निश्चित रूप से स्पष्ट करेगी कि मुझे क्यों यकीन है कि हम सभी में बहुत अमीर बनने की शक्ति और क्षमता है। और मेरा मतलब है, हम सभी में, सिर्फ कुछ लोगों में ही नहीं। इस पुस्तक में आप यह भी जान पाएंगे कि मैं और मेरी पत्नी किस किस तरह युवावस्था में ही अमीर बनकर रिटायर हो गए। हालांकि शुरुआत में हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। और यह पुस्तक यह भी बताएगी कि हालांकि हम सभी में बहुत अमीर बनने और जवानी में रिटायर होने की शक्ति व क्षमता होती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ही लोग अमीर क्यों बन पाते हैं और बाकी गरीब क्यों रह जाते हैं। इसका कारण है लीवरेज। रिच डैड सीरीज़ की पहली 4 पुस्तकें मूलतः कैश फ्लो की शक्ति के बारे में थीं। यह पुस्तक लीवरेज के बारे में है। इस विषय पर एक पूरी पुस्तक क्यों? इसका कारण यह है कि लीवरेज बहुत विशाल शब्द है और यह हमारी जिंदगी की लगभग हर चीज को प्रभावित करता है। यह पुस्तक लीवरेज के 3 महत्वपूर्ण प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करेगी। ये हैं: खंड 1, आपके मस्तिष्क का लीवरेज। यह इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण खंड है। इस खंड में आप यह जान पाएंगे कि पैसा आपको अमीर क्यों नहीं बनाता है। आप यह भी जानेंगे कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली लीवरेज आपका मस्तिष्क है, जिसमें आपको अमीर या गरीब बनाने की शक्ति होती है। कर्ज के लीवरेज की शक्ति की तरह ही व्यक्ति अपने मस्तिष्क के लीवरेज की शक्ति का भी सदुपयोग कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है या फिर उससे डर सकता है। शब्द लीवरेज हैं। आप शब्दों की शक्ति के बारे में जानेंगे। अमीर डैडी हमेशा कहते थे कि शब्द लीवरेज हैं। शब्द सशक्त औजार हैं, मस्तिष्क के औजार। लेकिन जिस तरह आप कर्ज का प्रयोग करके अमीर या गरीब दोनों बन सकते हैं, उसी तरह शब्दों के प्रयोग से भी अमीर या गरीब दोनों बन सकते हैं। इस खंड में आप शब्दों की शक्ति के बारे में जानेंगे। आप जानेंगे कि किस तरह अमीर लोग अमीर शब्दों का प्रयोग करते हैं और गरीब लोग गरीब शब्दों का। अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, आपका मस्तिष्क आपकी सबसे सशक्त संपत्ति या आपका सबसे सशक्त दायित्व है। अगर आप अपने मस्तिष्क में सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप बेहद अमीर बन जाएंगे, लेकिन अगर आप गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपका यही मस्तिष्क आपको गरीब बना देगा। इस खंड में आप अमीर शब्दों और गरीब शब्दों, धीमे शब्दों और तेज शब्दों के बारे में जानेंगे। आप जान जाएंगे कि अमीर डैडी यह क्यों कहते थे, पैसा बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती। वे कहते थे, अमीर बनने की शुरुआत आपके शब्दों से होती है और शब्द मुफ्त होते हैं। रिच डैड पुअर डैड में आपने पढ़ा होगा कि अमीर डैडी ने अपने बेटे और मुझे यह कहने से मना किया था कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अमीर डैडी कहते थे, अमीरों और गरीबों में यही फ़र्क होता है कि गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा बार यह कहते हैं कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। यही बुनियादी फ़र्क है। निवेश करना खतरनाक क्यों नहीं है? इस पुस्तक में आप यह भी जानेंगे कि निवेश करना खतरनाक है कहने वाले लोगों को निवेश बाजार में सबसे ज़्यादा नुकसान क्यों होता है। शब्द ही कारण है।
आप पाएंगे कि आप जिसे वास्तविक मानते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। आप पाएंगे कि निवेश को खतरनाक कहने वाले लोग ही सबसे खतरनाक निवेश करते हैं। यह उनकी वास्तविकता के कारण होता है। इस पुस्तक में आप पाएंगे कि निवेश करना खतरनाक क्यों नहीं है। बहरहाल, ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा लाभकारी निवेश करने के लिए लोगों को सबसे पहले अपने शब्द बदलने होंगे। जैसा पहले ही बताया जा चुका है, लीवरेज की शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है, दुरुपयोग किया जा सकता है या फिर इससे डरा जा सकता है। इस खंड में आप पाएंगे कि अपने मस्तिष्क के लीवरेज का प्रयोग अपने खिलाफ करने के बजाय अपने वित्तीय लाभ के लिए कैसे किया जा सकता है। अमीर डैडी कहते थे, ज़्यादातर लोग दुनिया के सबसे सशक्त लीवरेज यानी अपने मस्तिष्क की शक्ति का प्रयोग खुद को गरीब बनाने के लिए करते हैं। यह उस शक्ति का उपयोग नहीं है, यह तो दुरुपयोग है। हर बार जब आप कहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, या मैं वह काम नहीं कर सकता, या निवेश खतरनाक है, या फिर मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा, तो आप अपने पास मौजूद सबसे सशक्त लीवरेज का प्रयोग करते हैं, यानी खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए उसका दुरुपयोग करते हैं। अगर आप जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको अपने मस्तिष्क का प्रयोग अपने खिलाफ नहीं करना, बल्कि अपने पक्ष में करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इस पुस्तक के अगले 2 खंडों पर अमल करना आपके लिए संभव नहीं होगा। हालांकि उन पर अमल करना आसान है। लीवरेज के अपने सबसे सशक्त रूप पर नियंत्रण हासिल करने के बाद आपको अगले दोनों खंड आसान लगेंगे, क्योंकि वे वास्तव में आसान हैं। खंड 2, आपकी योजना का लीवरेज। रिच डैड सीरीज की तीसरी पुस्तक रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में मैंने लिखा था, निवेश एक योजना है। जवानी में रिटायर होने के लिए किम और मेरे पास एक योजना थी, एक ऐसी योजना जो शून्य से शुरू हुई थी, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं था। इस योजना का एक लक्ष्य या बाहर निकलने का दरवाज़ा था और इसकी समय सीमा भी थी। हमारी समय सीमा अधिकतम 10 साल थी। इसमें हमें 9 साल का समय ही लगा और हम 1994 में रिटायर हो गए। उस वक्त मेरी उम्र 47 साल थी और किम की 37 साल। हालांकि हमने शून्य से शुरुआत की थी, लेकिन योजना की समाप्ति तक हमारे पास $85,000 से $1,20,000 की सालाना आमदनी हो चुकी थी, जो बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती थी। इस आमदनी के लिए हमें काम करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यह तो सिर्फ हमारे निवेशों से हो रही थी। हालांकि शायद आपको ये पैसा बहुत ज़्यादा न लगे, लेकिन हम वित्तीय रूप से स्वतंत्र थे, क्योंकि हमारा सालाना खर्च $50,000 से भी कम था। हम अमीर बनने के लिए जवानी में रिटायर हुए। जवानी में रिटायर होने का एक लाभ यह हुआ कि अब हम अमीर बनने के लिए हमारे पास खाली समय था। वैसे फोर्ब्स पत्रिका के दृष्टिकोण से अमीर वह होता है जिसकी सालाना आमदनी $10 लाख हो। इसका मतलब यह है कि फोर्ब्स के अनुसार रिटायरमेंट के वक्त हम अमीर नहीं थे। बहरहाल, जवानी में रिटायर होने का कारण यह भी था कि हमारे पास अमीर बनने के लिए समय बचा रहे। हमारी योजना यह थी कि रिटायर होने के बाद हम अपना समय निवेश करने और बिजनेस बनाने में लगाएंगे। आज हमारे पास बहुत से रियल एस्टेट हैं। इसके साथ ही एक पब्लिशिंग कंपनी, एक माइनिंग कंपनी, एक टेक्नोलॉजी कंपनी और एक ऑयल कंपनी भी है। इसके अलावा शेयर बाजार के निवेश भी हैं। जैसा अमीर डैडी अक्सर कहते थे, नौकरी के साथ समस्या यह है कि यह अमीर बनने की राह में बाधा बन जाती है। दूसरे शब्दों में, हम जवानी में रिटायर इसलिए हुए ताकि हमारे पास अमीर बनने का समय बचा रहे। आज अपने निवेशों और व्यवसायों से हमें हर साल लाखों डॉलर की आमदनी होती है और यह लगातार बढ़ती जा रही है। शेयर बाजार के क्रैश होने के बावजूद हर चीज़ योजना के अनुसार ही हो रही है। रिच डैड सीरीज की तीसरी पुस्तक रिच डैड्स गाइड टू इन्वेस्टिंग में मैंने लिखा था कि ज़्यादातर लोगों के पास दरअसल गरीब बनने की योजना होती है। इसीलिए तो इतने सारे लोग कहते हैं कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मेरी आमदनी कम हो जाएगी।
दूसरे शब्दों में वे यह कह रहे हैं कि मेरी योजना यह है कि मैं ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करूँगा और फिर रिटायरमेंट के बाद पहले से ज़्यादा गरीब हो जाऊँगा। यह औद्योगिक युग में तो ठीक ठाक योजना हो सकती थी, लेकिन सूचना युग में यह बहुत खराब योजना है। लाखों लोग रिटायरमेंट के बाद अपनी आजीविका के लिए अपनी रिटायरमेंट योजनाओं पर आस लगाए बैठे हैं, जैसे 401 के IRA, ऑस्ट्रेलिया के सुपर एन्युएशन प्लान्स, कनाडा के RRSP प्लान्स आदि। उनकी योजनाओं को मैं सूचना युग की रिटायरमेंट योजनाएं कहता हूँ, क्योंकि सूचना युग में कर्मचारी ही अब अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए जिम्मेदार है। औद्योगिक युग में जब आपके काम के दिन पूरे हो जाते थे तो कंपनी या सरकार आपकी वित्तीय ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। औद्योगिक युग की इन रिटायरमेंट योजनाओं में एक दुखद दोष है। वह दोष यह है कि इनमें से ज़्यादातर योजनाएं शेयर बाजार से जुड़ी हैं, और जैसा आपने ध्यान दिया होगा, शेयर बाजार कभी ऊपर चढ़ जाता है तो कभी नीचे गिर जाता है। मुझे यह देखकर सदमा लगता है कि कड़ी मेहनत करने वाले लाखों करोड़ों लोग शेयर बाजार में अपने वित्तीय भविष्य और वित्तीय सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं। जरा सोचें, इन कर्मचारियों का क्या होगा अगर 85 साल की उम्र में पहुंचने के बाद उनकी रिटायरमेंट योजना का खजाना खाली हो जाए। यह किसी भी तरह हो सकता है, या तो उस योजना में पैसा खत्म हो जाए, या फिर चोरी हो जाए, या फिर शेयर बाजार क्रैश हो जाए। क्या उस समय आप इन 85 साल के लोगों से यह कहेंगे कि नौकरी की तलाश करो और रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू करो? इसीलिए मैं चिंतित हूँ, इसीलिए मैं लिखता हूँ और सिखाता हूँ। मुझे यकीन है कि हमें लोगों को बेहतर शिक्षा देने की ज़रूरत है। हमें सूचना युग के लिए लोगों को बेहतर तरीके से तैयार करने की ज़रूरत है। इस युग में हम सभी को पैसे के बारे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। इस युग में हम सभी को वित्तीय रूप से ज़्यादा जिम्मेदार बनने की ज़रूरत है। यह एक ऐसा युग है जिसमें रिटायरमेंट के बाद अपनी देखभाल के लिए हमें किसी कंपनी या सरकार पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। बस आंकड़ों पर एक नज़र डाल लें। 2010 तक 7.5 करोड़ बेबी बूमर्स रिटायर होने लगेंगे। हम यह मान लेते हैं कि सरकारी रिटायरमेंट योजना के वादे के अनुसार वे आने वाले सालों में हर महीने सिर्फ $1,000 लेने लगेंगे। इस पर उनका पूरा हक है, क्योंकि इसमें उन्होंने अपना योगदान दिया है। इसके अलावा हम यह भी मान लेते हैं कि वे शेयर बाजार से हर महीने $1,000 प्रति माह निकालने लगेंगे। अगर मेरा गणित सही है तो 7.5 करोड़ गुणा 1,000 का मतलब होता है $75 बिलियन प्रति माह सरकारी रिटायरमेंट योजना से और $75 बिलियन शेयर बाजार से। सरकार और शेयर बाजार से हर महीने 75 बिलियन डॉलर बाहर निकलने का इन दोनों संस्थाओं पर बहुत ज़बरदस्त असर पड़ेगा। तब सरकार क्या करेगी? टैक्स बढ़ाएगी। शेयर बाजार क्या करेगा? जब $75 बिलियन इसमें अंदर आने के बजाय बाहर निकलेंगे, आपको ये सलाह देगा, खरीद कर रोके रखो, लंबी अवधि के लिए निवेश करो और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लो। क्या वित्तीय सलाहकार यही कहते रहेंगे? शेयर बाजार औसत के हिसाब से हमेशा ऊपर जाता है। मेरे पास भविष्य देखने का दर्पण नहीं है और मैं भविष्यवक्ता होने का दावा भी नहीं करता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि इन दो बड़ी संस्थाओं में $150 बिलियन अंदर आने के बजाय बाहर निकलने से अर्थव्यवस्था में तूफान आना तय है। पुरानी अर्थव्यवस्था की पुरानी योजनाएं लाखों लोगों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक मुश्किल में डाल देंगी। अमेरिका में लाखों लोगों के पास कंपनी रिटायरमेंट योजना या व्यक्तिगत रिटायरमेंट योजना नहीं है। वे क्या करेंगे? नौकरी की तलाश करेंगे, जिंदगी भर नौकरी करते रहेंगे, अपने बच्चों या नाती पोतों के घर जाकर रहेंगे,
जिंदगी भर कड़ी मेहनत करने की योजना बहुत खराब योजना है। बहरहाल इसके बावजूद लाखों लोग इसी योजना पर चल रहे हैं। हालांकि उनमें से कुछ लोग आज बहुत पैसा बना रहे हैं, वे आज कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आने वाले कल के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा है। बहुत से बेबी बूमर्स के लिए समय खत्म होता जा रहा है, जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। मैं लोगों को कहते हुए सुनता हूँ कि रिटायरमेंट होने के बाद मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे मकान का कर्ज पट जाएगा और मेरे खर्च कम हो जाएंगे। हालांकि ये सच है कि आपके जीवन यापन के खर्च कम हो जाएंगे, लेकिन आपके इलाज का खर्च तो बढ़ जाएगा। चिकित्सा, स्वास्थ्य और दंत चिकित्सा सुविधाएं कई कर्मचारियों को इस समय ही बहुत महंगी लग रही हैं। तब क्या होगा जब चिकित्सा उद्योग के सामने लाखों रिटायर्ड लोग आ जाएंगे? उन्हें जिंदा रहने के लिए इलाज की ज़रूरत तो होगी, लेकिन उनके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं होंगे। और अगर आप इस बात पर यकीन करते हैं कि मेडिकेयर योजना आपको बचा लेगी, तो शायद आप ईस्टर बनी में भी यकीन करते होंगे। शायद इसीलिए फेडरल रिजर्व बोर्ड के चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने हाल ही में टेलीविज़न पर कहा था, हमें अपने स्कूलों में वित्तीय साक्षरता सिखाना चाहिए। हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे आर्थिक दृष्टि से अपनी देखभाल खुद कैसे करें। हमें उन्हें यह नहीं सिखाना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद वे सरकार या कंपनी से अपनी देखभाल की उम्मीद करें। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपके पास अधिकांश लोगों से बेहतर योजना होनी चाहिए। खंड 2 उस योजना का बहुत महत्वपूर्ण लीवरेज है, जो बताती है कि आप जवानी में ही अमीर बनकर कैसे रिटायर हो सकते हैं। खंड 3 आपके कार्यों का लीवरेज। फेंस पर बैठे 3 पक्षियों की कहानी हम सबने कई बार सुनी होगी। सवाल है, अगर उनमें से 2 पक्षी उड़कर दूर जाने का फैसला कर लें तो कितने पक्षी बचेंगे? जवाब है 3 पक्षी फिर भी बचेंगे। सबक यह है कि आप कोई काम करने का फैसला कर लेते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप उस काम को सचमुच कर लेंगे। अमेरिका में 5% से भी कम लोग अमीर हैं। हो सकता है कि बाकी के 95% लोग भी अमीर बनना चाहते हों, लेकिन सिर्फ 5% लोग ही इस दिशा में कोई कदम उठाते हैं। रिच डैड सीरीज की चौथी पुस्तक रिच किड स्मार्ट किड में मैंने इस बारे में लिखा है कि हमारी शिक्षा पद्धति किस तरह गलतियां करने के लिए बच्चों को सजा देती है। बहरहाल, अगर हम अपने सीखने की प्रक्रिया पर गौर करें तो हमें यह पता चलेगा कि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग कई बार गिरने के बाद ही साइकिल चलाना सीख पाते हैं। हम गिर गिर कर ही चलना सीखते हैं। फिर हम स्कूल जाते हैं, वहाँ हमें यह सिखाया जाता है कि हम न गिरें। हमें सिखाया जाता है कि गिरने वाले लोग मूर्ख होते हैं। हमें सिखाया जाता है कि स्मार्ट लोग वे होते हैं जो 3 पक्षियों की तरह फेंस पर बैठकर सही जवाब रटते हैं। कोई हैरानी नहीं कि अमेरिका के सिर्फ 5% लोग ही अमीर बन पाते हैं। आप दुनिया के कुछ सबसे अमीर व्यक्तियों को देखें, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, डेल कंप्यूटर कॉरपोरेशन के संस्थापक माइकल डेल, CNN के संस्थापक टेड टर्नर, फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड और जनरल इलेक्ट्रिक के संस्थापक थॉमस एडिसन। उन्होंने तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूल बुरा होता है। सूचना युग में स्कूल और शिक्षा पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूं कि सफल बनने के लिए हमें कई बार स्कूली बातों को भूलने की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा सफल बनना चाहते हैं तो बस देखें कि बच्चे कैसे सीखते हैं और उसकी नकल करें। मैंने एक चीज़ यह सीखी कि गलतियां करने, असफल होने और शर्मिंदा होने के डर से कैसे उबरा जाए। अधिकांश बच्चे स्वाभाविक रूप से ऐसा करने का तरीका जानते हैं, लेकिन फिर हम उन्हें स्कूल में यह सिखाते हैं कि वे ऐसा न करें। अगर मैं यह नहीं सीख पाता कि गलतियां कैसे करना है, असफल कैसे होना है, अपनी शर्मिंदगी से कैसे उबरना है, तो मैं जीवन में अमीर बनकर रिटायर नहीं हो पाता। अमीर बनने के लिए 3 आसान काम जिन्हें कोई भी कर सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अमीर बनने के लिए आपको जो काम करने हैं
वे सामान्य और सरल हैं। लगभग हर कोई उन्हें कर सकता है। मुझे यह पुस्तक लिखकर खुशी हो रही है क्योंकि खंड 1 और 2 आपको उन आसान कामों के लिए तैयार करते हैं जो आपको जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर होने के लिए करने चाहिए। खंड 3 में मैं वे सामान्य और सरल काम बताऊंगा जिन्हें करके हम में से ज़्यादातर लोग अमीर बन सकते हैं। मैं उन 3 प्रमुख संपत्तियों के बारे में बताऊंगा जो लोगों को अमीर बनाती हैं और जवानी में रिटायर होने का मौका देती हैं। ये 3 संपत्तियां हैं। नंबर 1 रियल एस्टेट्स, नंबर 2 पेपर एस्टेट, नंबर 3 व्यवसाय। खंड 3 में आप जानेंगे कि इन 3 अत्यंत महत्वपूर्ण संपत्तियों को हासिल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। किम और मैं जवानी में इसलिए रिटायर हो पाए क्योंकि हमने पैसे के लिए काम करने के बजाय संपत्तियां हासिल करने में अपना समय लगाया। अगर आप यह पुस्तक पढ़ सकते हैं तो फिर इन 3 महत्वपूर्ण संपत्तियों को हासिल करने के लिए सरल कर्म प्रधान कदम भी उठा सकते हैं। याद रहे, ये ऐसी संपत्तियां हैं जिन्हें सिर्फ 5% अमीर लोग ही हासिल कर पाते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि आप ये कर्म प्रधान कदम उठा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको इस पुस्तक के पहले 2 खंड पढ़ने होंगे। अगर आप शुरुआती 2 खंड नहीं पढ़ते हैं तो आप उन कर्म प्रधान कदमों को नहीं उठा पाएंगे। हालांकि उन्हें उठाना आसान है, जैसा अमीर डैडी ने मुझसे बरसों पहले कहा था। अमीर बनने की शुरुआत सही मानसिकता, सही शब्दों और सही योजना से होती है। इनके होने पर कर्म प्रधान कदम उठाना आसान हो जाता है। तो डेविड गोलियत से क्यों टकराया था? इस बारे में अमीर डैडी का जवाब था, डेविड गोलियत से इसलिए टकराया ताकि वह अपने भीतर के दिग्गज को बाहर निकाल सके। उन्होंने यह भी कहा था, हम में से हर व्यक्ति के भीतर एक डेविड और एक गोलियत होता है। कई लोग जीवन में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि गोलियत के सामने आते ही वे दूर भाग जाते हैं। गोलियत से टकराए बिना डेविड कभी दिग्गज इंसान नहीं बन पाता। अमीर डैडी ने इस कहानी के जरिए अपने बेटे और मुझे वित्तीय दिग्गज बनने के लिए प्रेरित किया। दूसरे शब्दों में, दैत्य को मारने के बजाय अमीर डैडी ने हमें दैत्य जितना विशाल बनने के लिए प्रेरित किया। यह पुस्तक वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र बनने के बारे में है। किम और मैं संपत्तियां हासिल करके या बनाकर वह स्वतंत्रता हासिल कर चुके हैं। ऐसी संपत्तियां जो कड़ी मेहनत करती हैं ताकि हमें मेहनत न करनी पड़े। वित्तीय स्वतंत्रता पाने के बाद हम बिजनेस, पेपर एस्टेट्स और रियल एस्टेट की इन 3 संपत्तियों के पोर्टफोलियो को भीमकाय पोर्टफोलियो में बदलने लगे। इन संपत्तियों को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लीवरेज का प्रयोग करके हम जवानी में रिटायर हो गए और आज भी लगातार ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं। आज ये संपत्तियां लगातार ज़्यादा आमदनी देती हैं जबकि हमें कम से कम काम करना पड़ता है। अगर आप भी अपने लिए ऐसा ही चाहते हैं तो यह पुस्तक आपके लिए ही है। यह पुस्तक वित्तीय स्वतंत्रता की खोज में आपकी मदद करने के लिए लिखी गई है। आजीविका चलाने की नीरस मेहनत से स्वतंत्रता। अंत में डेविड लीवरेज का प्रयोग करके दैत्य जितना शक्तिशाली बना था। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य आपके भीतर के आपके दिग्गज स्वरूप को सामने लाना है। तो यह था रिच डैड्स रिटायर यंग रिटायर रिच पुस्तक का भाग 1। आशा करता हूँ आपको यह भाग पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।